प्यारे बच्चों, लोग कहते हैं ना, सपने वो होते हैं जो नींद में आते हैं। आप कहना नहीं, सपने तो वो होते हैं जिससे नींद ही नहीं आती। बच्चों, अगर आपको सक्सेस चाहिए किसी कंपटीशन में, तो मेरा एक वर्ड याद रखना, किलिंग इंस्टिंक्ट। मतलब मरने और मारने पर उतारू हो जाना जीवन में। इतनी कड़ी मेहनत करना कि भगवान भी आप पे तरस खा जाए। बच्चों, इसके लिए आपको 15 से 16 घंटे डेली पढ़ना है। अपनी एनर्जी जरा से भी कहीं व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, तू नहीं मैं नहीं, मर गया पिट गया, तेरी याद मेरी याद में बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है। हर वक्त पढ़ाई करनी है। आपको आपके ड्रीम्स में क्वेश्चंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, तभी आपको सफलता मिलेंगी। तो आज और अभी से आप ऐसा स्टार्ट करें। आओ बच्चों, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मौदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मौदगिल बच्चों, चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। मेरे प्यारे बच्चों, 11th फिजिक्स का हम एक और ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज ग्रेविटेशन। बच्चों, ग्रेविटेशन में टोटल हम 6 वीडियोस पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपके कंटेंट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। उन 6 वीडियोस के नाम ये है। पर पता है बच्चों, इसका फर्स्ट टॉपिक देखो आप कौन सा लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों, हम ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो। तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, कहना सर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव। तो आओ बच्चों, हम इसका फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आए हो, 2 चार्ज होंगे प्लस प्लस के तो रिपल होंगे, और 2 मास होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल कहते हैं। देखो, ये m1 मास है, ये m2 मास है, बीच में डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे लिखा हुआ है। m1 m2 2 मास, r डिस्टेंस। तो देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो इनको मिला देंगे तो फाइनल फॉर्मूला आ गया, फोर्स इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसमें बच्चों g एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब अर्थ और मून और सन सब जगह सेम होता है ये जी, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब कोई पूछेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो बोलना सर ये होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बस m1 m2 बीच का डिस्टेंस r, और ये फोर्स का फॉर्मूला। आओ बच्चों, अच्छा जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका कभी कभी डायमेंशन भी आता है बच्चों। तो डायमेंशन आपको निकालना आना चाहिए, m-1 L3 T-2। ये डायमेंशन में भी पढ़ाऊंगा आपको मैं। आओ बच्चों, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स के जो अच्छे पॉइंट है अब वो पढ़ते हैं। तो आओ बच्चों, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में क्या क्या बातें बच्चों को याद रखनी चाहिए। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, पहला पॉइंट लिखा है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। कहना ठीक है सर। दूसरा पॉइंट लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। देखो बच्चों, ये 2 चार्ज मेरे हाथ में, इनके बीच का फोर्स सपोज 10 न्यूटन है। इसको पानी में डाल दो तो इसका फोर्स लेस देन 10 न्यूटन हो जाएगा। ये 2 मास मेरे पास है m1 m2, इनके बीच का फोर्स 10 न्यूटन है। इसको पानी में डाल दो तब भी फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा। मतलब आपको सेकंड पॉइंट ये लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं बच्चों, F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर को ओबे करते हैं और अलोंग द लाइन लगते हैं। इसलिए बच्चों ये सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है। यहां भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। जैसे मैंने अपने हाथ से इसको उठाया तो वर्क डन mgh, वापस आया तो यहां 0 हो जाएगा, कोई h गायब हो गया। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वाइड रेंज होती है बच्चों इसे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होता है इसमें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ही मास पे अगर बाकी सब मासेस का फोर्स निकालना हो तो उनका वेक्टर एडिशन कर दो, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हो कि 2 मासेस के बीच के फोर्स पर थर्ड मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब 2 दोस्तों की दोस्ती पर थर्ड दोस्त का कोई इफेक्ट नहीं होता। यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। और लिखना है इट इज स्टेटेड फॉर 2 पॉइंट मासेस। इसको जब बनाया गया था तो ये 2 पॉइंट मास के लिए बनाया गया था। ये बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इसे बहुत आसानी से कॉपी कर सकते हैं।
My dear students, your next topic is acceleration due to gravity, small g. बच्चों स्मॉल जी आपने सुना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसे कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। देखो बच्चों, अभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा था ना। तो बच्चों अगर मैं m1 m2 में m1 को अर्थ मान लू और m2 को बॉडी, तो m1 की जगह मास ऑफ अर्थ आ जाएगा और m2 जगह बॉडी का मास। जैसे बच्चों ये डायग्राम देखो, ये एक अर्थ है, इसका रेडियस r ई, मास m ई है, एक मास ऊपर रखा हुआ है। तो बच्चों ये m1 को m और m2 को m कह देंगे, तो m1 m2 की जगह ये आ जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला है। मैं क्या चाहता हूं, मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले हम अर्थ और m मास की बॉडी में एक फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है, m1 m2 की जगह। वो फोर्स निकाल के हम इस f को mg भी कह सकते हैं। अगर मोशन लीनियर होता है तो f इक्वल टू m में, अगर अंडर ग्रेविटी मोशन होता है तो a की जगह g का यूज करते हैं, और यही g कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो f इक्वल टू mg, मैं 1 और 2 को इक्वेट कर दूं, mg इक्वल टू दिस वैल्यू, m से m उड़ गया तो g होता है gme बाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये जो g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो फिक्स है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, इसी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मास ऑफ प्लेनेट पे ये g डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, जुपिटर पे अलग होगा। ग्रेविटी अर्थ के लिए 9.8 है, मून के लिए 9.8 नहीं बोलना, पर कैपिटल जी सबके लिए फिक्स होगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इस जी की एक डिफरेंट फॉर्म भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि दो फॉर्मूलेस के याद कर लो जो आगे जाके बहुत काम आएंगे आपके। कहना बताओ सर दूसरा फॉर्मूला, हम इसी की एक अदर फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि बच्चों हम बचपन से जानते हैं जो डेंसिटी होती है उसे कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों मास इक्वल टू होता है, मास ऑफ अर्थ हो गया ना ये, तो उसको कहेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ अर्थ डेंसिटी इंटू अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों, इस मास को यहां पुट कर देंगे तो g इक्वल टू आ जाएगा g बाई आर स्क्वायर इंटू डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों देखिए आप, आर ई स्क्वायर से आर ई क्यूब उड़ गया, तो जो ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4/3 पाई जी आर डी। तो ये एक फॉर्मूला और आ गया। तो प्यारे बच्चों, जी का फॉर्मूला या तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है या जी का फॉर्मूला 4/3 पाई जी आर डी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ग्रेविटी के दो फॉर्मूले याद कर लो ये वाले। अब तुम क्या करोगे, एक तो फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर, एक 4/3 पाई, और डायलॉग मारो गंगाराम दूध वाला। अब एक कैपिटल जी आर डी, गंगाराम दूध वाला। कहना ठीक है। तो बच्चों देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहना सर इसके दो फॉर्मूले होते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर या जी इक्वल टू 4/3 पाई गंगाराम दूध वाला जी आर डी। बस इनसे अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों तो आपके क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जनरली हम ऐसा करते हैं, जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, अर्थ के बाहर जाते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा अच्छा ये बात ठीक है। तो बच्चों भूलना नहीं है मोदगिल सर की बात, 4/3 पाई गंगाराम दूध वाला। बोलो बच्चों याद हुआ? यहां जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, तो डी डेंसिटी है बच्चों उस केस में। फाइन, कॉपी इट बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने ग्रेविटी के टू फार्मूलों को डिस्कस किया था, एक G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एक G इक्वल टू 4/3 पाई गंगाराम दूध वाला जी आर टी। आओ बच्चों, ये जो ग्रेविटी होती है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इससे हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट डज इट मीन? कहना सर ग्रेविटी का इफेक्ट, ग्रेविटी पे चार चीजों का इफेक्ट होता है। सबसे पहले आप उसमें बोलना सर बच्चों, इफेक्ट ऑफ हाइट। जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी लेस होती रहती है, ग्रेविटी जी जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो कम होता रहता है। जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती रहती है। अर्थ के अंदर में टनल बना दो और अंदर जाते जाओ तो ग्रेविटी रिड्यूस होती जाएगी। फिर तीसरा आएगा इफेक्ट ऑफ शेप। अर्थ जो होती है बच्चों स्फेरिकल ना होकर इलिप्टिकल होती है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी मिल जाती है। कहना अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू। और एक है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन से भी बच्चों कई जगह ग्रेविटी का इफेक्ट होता है और उससे ग्रेविटी कम भी हो जाती है। तो बच्चों इन फैक्टर को डिस्कस करना में, तो आओ इसका हम फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ हाइट। कि हाइट के साथ जब आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे रिड्यूस होती है, आओ इसे अब हम समझते हैं। देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ हाइट अगर आपको समझना हो
तो पहले मैं एक डायग्राम आपको एनालाइज करवा देता हूं। ये डायग्राम ये कहता है कि मेरे पास ये अर्थ है और ये अर्थ का जो मास है ना, वो मास ऑफ अर्थ लिखा हुआ है एमई। ठीक है जी, इस पे यहाँ एम मास रखा हुआ है जो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है बच्चों, और इससे हम एच हाइट अबव अर्थ की सरफेस से ऊपर ले गए तो वहां ग्रेविटी चेंज होकर जी की जगह जी डैश हो गई। तो आपको जी डैश का वैल्यू निकालना है जो हाइट के साथ इफेक्ट कैसे होता है वो चेक करने के लिए। तो पहले मैंने अर्थ की सरफेस पे देखा जी, तो उसका फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, GM/r²। अर्थ की सरफेस पे, हाँ जी। जब आप ऊपर चले गए तो सेंटर से कितना डिस्टेंस चले गए, तो आर ही तो रेडियस है, एच ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस आपको देखना है जो आर ई प्लस एच होगा। तो जहां आर ई लिखा ना बच्चों, उसकी जगह आर ई प्लस एच कर दो, वो जी डैश हो जाएगा। कहना अच्छा, तो पहले GM/r², एच हाइट पे गए तो आर ई प्लस एच, तो जी डैश हो गया GME अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए, हमें जी डैश निकालना है, इसलिए हम जी डैश से जी को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये चीज तो ऐसी रह जाएगी, अपॉन ये करके आर ई स्क्वायर अपॉन GME। जब ऊपर नीचे हो जाएगा ये, तो कितनी खुशी मिलेगी, GME से GME कट हो गया बच्चों। जो जी डैश बाई जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, इतनी सी टर्म बच गई। पर हमें तो जी डैश चाहिए, तो हम जी को भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, जी को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है जी। अब आप देखो, इसमें से हमने नीचे से एक काम किया, आर ई प्लस एच में से बच्चों आर ई कॉमन ले लिया। आप पूछोगे क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि ऊपर आर ई स्क्वायर है तो वो कट सकता है, इसलिए जब आर ई कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो आर ई स्क्वायर कॉमन आएगा, और एच के साथ आर ई तो है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा वो। इससे क्या होगा बच्चों, आपके पास आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर भी कट हो जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू जी ए वाली टर्म आ जाएगी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हाइट डिनोमिनेटर में आई है, तो अगर आप इस हाइट को इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी बच्चों, तो ये ग्रेविटी कम करते रहना है इसमें, हाइट इंक्रीज तो ग्रेविटी कम होती जाएगी। अब बच्चों कई बार क्या होता है, देखो अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, पर अगर हम 2-5 मीटर, 1-2-5-10 किलोमीटर मतलब कम जाते हैं उसके कंपैरिजन में, अगर हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, 6000 के कंपैरिजन में एच बहुत कम हो, कम की वो लड़ाई मत लड़ना, क्वेश्चन देख के पता लगता है कि अच्छा 5-10 किलोमीटर है यार। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, बायनोमियल थ्योरम लगा के अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। कैसे, इस चीज को ऊपर लाओ तो 2 जब ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, और बायनोमियल में -2 अंदर आ जाता है, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, पावर अंदर आती है प्लस डैश डैश डैश, ये बायनोमियल का फॉर्मूला होता है। इसलिए क्या हुआ बच्चों, ये -2 अंदर आएगा तो -2h बाई आर ई। तो ये दो फॉर्मूले आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो गए। एक फॉर्मूला तो हो गया जनरल, और एक हो गया जब एच लेस हो, क्या ना, अच्छा ठीक है। तो अगर अर्थ के ऊपर जाएंगे तो जी डैश होगा जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर। आर ई भी फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ, जी 9.8 फिक्स है, सिर्फ एच इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी कम हो रहा है, क्या ना सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात है ये। और अगर हाइट बहुत कम हो रेडियस के कंपैरिजन में, तो इस फॉर्मूले का बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपको यूज करना है। कॉपी इट मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है, इससे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके लिए हम पहले एक डायग्राम को एनालाइज करते हैं। मेरे पास ये एक अर्थ है जिसका मास ऑफ अर्थ एमई लिखा है और रेडियस ऑफ अर्थ उसका आर ई है। इसकी सरफेस पे एक एम मास रखा है, वहां ग्रेविटी जी है। मैं एच डेप्थ अंदर जाऊंगा तो डिस्टेंस हो जाए, जो डिस्टेंस सेंटर से उस मास का हो जाएगा वो आर ई माइनस एच हो जाएगा। क्यों, मतलब ये सेम मास बच्चों यहां आया एक तरह से, ये वाला मास, तो आर ई माइनस एच। अब बच्चों मैंने कहा था जब भी आप डेप्थ के अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको यूज करना है 4/3 पाई गंगा रामदूत वाला GRD, ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ एच हाइट नहीं है, एच यहाँ डेप्थ है, टनल के अंदर आए हैं। तो बच्चों पहले सरफेस के लिए एक फॉर्मूला लगा लीजिए 4/3 पाई गंगा रामदूत वाला। फाइन, यहां तक तो ठीक है। अब हम अर्थ के अंदर आ गए तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो देखो, वो डिस्टेंस आर ई माइनस एच है। देखो पहले आपको यहां सेंटर से डिस्टेंस आर ई है, इसलिए 4/3 पाई गंगा रामदूत वाला आर ई लगाया गया है। अब ये डिस्टेंस इस एम मास का आर ई माइनस एच हो गया, तो आर ई को रिप्लेस कर दो आर ई माइनस एच से, तो एच डेप्थ पे ग्रेविटी ये हो जाएगा 4/3 पाई गंगा राम हलवाई दूध वाला आर ई माइनस एच, ऐसे बोलने के लिए। अब बच्चों 2 से 1 डिवाइड कर दो तो कितनी खुशियां हैं, देखो इसको ऊपर लिखा इसको नीचे लिखा, ये 4/3 पाई जी से 4/3 पाई जी कट गया, डी से डी कट हो गया, खुशियां मिली आपको। तो बच्चों जी डैश बाई जी आर ई माइनस एच बाई आर ई, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, एच डेप्थ का नाम है जो अंदर आए हैं।
ठीक है, ये जी 9.8 है। इस जी को बच्चों ऊपर ले जाओ। जब जी को ऊपर ले जाओगे तो इसमें एक चीज नोट करनी है बच्चों, आपको इंपॉर्टेंट चीज, कि जी डैश बाई जी, इन दो आर ई को इससे भी डिवाइड कर दो, मतलब आर ई बाई आर ई माइनस एच बाई आर ई। तो बच्चों आर ई कट गया तो 1 माइनस एच बाई आर ई बच गया ना जी ऊपर लेके। तो कहना अच्छा, अब बच्चों जब तुम एच इंक्रीज करोगे तो बच्चों जरा दिमाग लगाओ कि 1 के साथ जब ये एच बढ़ेगा तो डिफरेंस कम बचेगा, इसलिए ग्रेविटी कम हो रही है। एच इंक्रीज तो ग्रेविटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या बच्चों समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आपके लिए आज के बाद काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहले था हाइट का इफेक्ट, ये था डेप्थ का इफेक्ट। इसमें गंगाराम दूध वाला जीआरडी वाले फॉर्मूले से करेंगे, आर ई को आर ई माइनस एच लगाएंगे, रेशियो निकालेंगे, आंसर बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए बच्चों, क्लियर? कॉपी इट। प्यारे बच्चों देखो, जो इफेक्ट ऑफ डेप्थ है ना, इसके फॉर्मूले की अदर फॉर्म भी हो सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं G इक्वल टू 4/3 पाई गंगाराम दूध वाला, इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा जीआरडी वाले का, मैं सिर्फ GM/R² से करूंगा, तब भी बच्चों इसका आंसर आ सकता है। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, पहले डायग्राम को हम एनालाइज कर लेते हैं बच्चों। मेरे पास क्या हुआ बच्चों, एक M मास यहां रखा हुआ था, ये वाला, ये यहां ग्रेविटी उसकी G थी और मास M था। और जब अंदर लाए उस M मास को अपन, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब M मास यहां था तो पूरी अर्थ का मास काम आएगा ME, पर जब आप इनसाइड आते हो तो ये जो सर्किल बनाता हो ना बच्चों मैं R रेडियस का, इतना से मास काम आएगा ग्रेविटी के लिए। देखो जितना आप अंदर आओगे ना तो ये वाले मास का रोल खत्म हो जाता है, सिर्फ अंदर वाला M डैश काम आएगा। पर बच्चों मास ऑफ अर्थ तो नॉन वैल्यू है, M डैश एक एज्यूम वैल्यू है, तो एज्यूम को ME की फॉर्म में निकाल के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? देख बच्चे, जब वो सरफेस पे है M मास तो ग्रेविटी GM/R² होगी। जब आप अंदर जाओगे तो अंदर वाला मास M डैश एज्यूम किया गया है, तो GM डैश बाई और रेडियस यहाँ छोटा R² कर दो, छोटा R²। क्लियर हो गया? अब बच्चों में G डैश निकालना है, तो G डैश अगर आप निकालना चाहते हैं तो GM/R², ये M डैश कैलकुलेट कर लो अंदर वाला ME की फॉर्म में। मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अर्थ बिहेव एज ए स्फीयर, तो पूरी अर्थ का मास 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी हो गया, क्योंकि वॉल्यूम लगा दिया अपन ने। अगर मैं M डैश निकालता तो D इंटू 4/3 पाई छोटा r लिख दो, यहां छोटा r³। अब बच्चों M डैश से M को डिवाइड कर दो। जब M डैश को मास ऑफ अर्थ से डिवाइड किया तो फिर आपके लाइफ में फिर खुशियां आई, D से D 4/3 पाई से 4/3 पाई। अब देखो M डैश ME ऊपर लेके तो ये मास आ गया, ये मास एक नॉन क्वांटिटी की फॉर्म में आ गया। M डैश अननोन था, मास ऑफ अर्थ पता है, R वो डिस्टेंस जहां ग्रेविटी निकालना है, और R ही रेडियस ऑफ अर्थ है। बच्चों इस M डैश को उठा के यहां पुट कर दिया गया, ME R³/R², तो R² से R³ उड़ गया, तो GME R/R³ इसका आंसर आ गया। तो यहां ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू R आ गई। जैसे आप सेंटर पे जाओगे तो ये छोटा r 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेंटर पे 0 होती है, इसलिए बच्चों वहां वेट 0 होता है, पर बॉडी का मास सेंटर पे 0 नहीं होती। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, किसी मास को अर्थ के सेंटर पे लाओगे तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो वेट 0 हो जाएगा। MG कोई छोटा r 0 तो ग्रेविटी 0, तो ये अदर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई आपको? कॉपी इट। तो प्यारे बच्चों अभी तक आप दो चीजें सीख चुके हैं। देखो ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर h हाइट पे गए तो ग्रेविटी का फॉर्मूला G डैश इक्वल टू G 1 प्लस H/R का स्क्वायर कर दो, और अगर H लेस देन R ही है तो G डैश 1 माइनस 2H/R ही कर लो। ये कंक्लूजन है, इसको याद कर लो। अगर आप डेप्थ में गए तो डेप्थ में बच्चों G डैश के फॉर्मूले देखो, हम डेप्थ में गए तो G डैश के फॉर्मूले दो याद करने हैं। एक तो G डैश इक्वल टू G 1 माइनस H/R ही, जिसमें H डेप्थ है, और एक G डैश इक्वल टू क्या था, GM छोटा r बाई बड़ा R³, छोटा r अंदर का वो डिस्टेंस था सेंटर से। बोलो क्लियर हो गया बच्चे? तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख के याद कर दो, तो ऑब्जेक्टिव में आपको काफी हेल्प रहेगा बच्चों। क्लियर? कॉपी इट। प्यारे बच्चों अब जो थर्ड टॉपिक था इसी का, वो था बच्चों इफेक्ट ऑफ शेप। ये इफेक्ट ऑफ शेप की कहानी क्या है? देखो बच्चों, हम अर्थ को एज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल है, पर एक्चुअली बच्चों वो इलिप्टिकल होती है। कहना अरे सर तो मैंने नोट ही नहीं किया। तो बच्चों यहां से देखो, ये एक डायग्राम है अर्थ का बच्चों, ये इलिप्टिकल है, RP मैंने पोल वाली रेडियस है, और इधर इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर वाली रेडियस है। और बच्चों इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा होती है। अच्छा, मतलब इक्वेटर बड़ा हुआ और पोल का रेडियस छोटा हुआ। इससे क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है GM/R²। अगर R रेडियस इंक्रीज होगी तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है
तो इक्वेटर पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। इसलिए बच्चों यहां लिखा हुआ है जी इक्वेटर लेस देन जी पोल। क्या बच्चों मेरी बात समझ आ गई? कहना हाँ सर समझ आ गई, क्योंकि इक्वेटर लंबा है, आर ज्यादा, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ग्रेविटी कम होगी। इसलिए बच्चों कभी आपको शुगर सेल करना हो तो शुगर सेल हमेशा पोल पे कीजिए और परचेजिंग इक्वेटर पे कीजिए। अगर शुगर की बात करें, कहना क्यों? देखो बच्चों इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है तो कंटेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि जी कम है, तो वेट जब करेंगे ना अपन तो कंटेंट ज्यादा होगा 1 किलो के लिए, तो ग्रेविटी कम होने की वजह से जैसे जैसे आप पोल पे जाओगे तो ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है, तो जी बढ़ रहा है, तो mg जो होगा ना वो इंक्रीज होगा, तो थोड़ा सा मास निकाल लो, क्योंकि जी वैसे ही ज्यादा होगा तो वो कंटेंट आपका बच जाएगा। परचेजिंग हमेशा इक्वेटर पे करो, ग्रेविटी लेस है, कंटेंट मोर आता है। पोल पे सेल करो, कंटेंट निकालो, ग्रेविटी की वजह से वेट अपने आप ज्यादा हो जाता है। तो इस बात को भी बच्चों ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, बस यही पॉइंट है, कॉपी कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक अपन आप डिस्कस करें ना वो है इफेक्ट ऑफ रोटेशन, मतलब अर्थ के रोटेशन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे बच्चों देखो ये अर्थ है ना, ये अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट हो रही है, तो ऊपर वाले पॉइंट पोल साइड का इक्वेटर कहलाता है। तो पोल पे क्या कोई फर्क पड़ता है, कोई डिफरेंस आता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 पे और इक्वेटर पे कोई डिफरेंस आता है, तो ये इसने पूछा है। तो बच्चों इसके लिए क्या हुआ, ये आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है और छोटा आर उस सर्किल की रेडियस है जहां वो पार्टिकल हमने एज्यूम किया कोई जो रोटेट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों 11th की बुक से डेरिवेशन है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा ये एंगल है जो बेस से बनाया गया है। इस बात को आप याद रखते हो बच्चों, हम समझते हैं कि पोल और इक्वेटर पे क्या डिफरेंस है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे जब हम अर्थ के रोटेशन को काउंट करते हैं। तो देखो बच्चों, तो ये अर्थ है जो ओमेगा से रोटेट हो रही है, जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था, आर लैम्डा और छोटा आर था, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। डेरिवेशन का रिजल्ट ये रहा, जी डैश इक्वल टू जी, इसको आप याद कर लेंगे हमेशा के लिए। अब बच्चों देखो पोल की अगर बात करेगा तो पोल ये वाला पॉइंट होता है, उस पर लैम्डा देखो ऐसे जाओ तो लैम्डा 90 नहीं हो जाएगा, तो पोल पे लैम्डा 90 और कोस 90 0, जी डैश इक्वल टू कोस 90 0, जी डैश इक्वल टू जी। तो कहना हाँ पोल पे तो कोई डिफरेंस नहीं आता, मतलब इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल पे है वो 9.80 रह जाती है ना। अगर आप इक्वेटर की बात करो तो इक्वेटर ये वाला है, देखो जहां मैंने ई लिखा इक्वेटर और जहां पी लिखा है वो पोल है। इक्वेटर पे देखो आप ऐसे आओगे तो लैम्डा 0 हो जाएगा, और लैम्डा अगर 0 है तो कोस 0 1 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों इसमें काम आएगा। कहना सर क्या बात है, तो ये बच्चों इक्वेटर के लिए फॉर्मूला और ये पोल के लिए। तो आपको बोलना है पोल पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता रोटेशन का, जबकि इस पे ओमेगा स्क्वायर आर कम हो जाती है। अब बच्चों आपसे कोई पूछे इक्वेटर पे बैठे हुए लोग उड़ना कब स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे उड़ेंगे। बच्चों कोई भी चीज उड़ती कब है, जब वहां ग्रेविटी गायब हो जाती है, मतलब वेटलेसनेस की कंडीशन कहा जाता है इसे। इक्वेटर पे वेटलेसनेस की कंडीशन कब आएगी, जब ग्रेविटी जी डैश 0 हो जाएगी, ये वाली। इसको 0 पुट किया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा निकालो रूट जी बाई आर, जी 9.8 पता है, आर हमें पता है, तो ये ओमेगा अभी की ओमेगा का 17 टाइम्स है। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ अपनी स्पीड को, घुमाने की स्पीड को 17 टाइम्स इंक्रीज कर ले, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को 17 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट 17 गुना 17 टाइम्स, तो इक्वेटर पे बैठे हुए लोग उड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहां ग्रेविटी इफेक्ट गायब हो जाएगा रोटेशन की वजह से। कहना अरे हाँ बच्चों 17 टाइम्स, इस ओमेगा को 2 पाई बाय टी कहते हैं 17, और ओमेगा नॉट 2 पाई बाय 24। अभी 24 आवर में अर्थ पूरा रोटेशन कर लेती है। जब इसे मैंने सोल्व किया तो 1.6 आवर आ गया। तो दो बातें अपनी कीप इट इन अपर पॉकेट, अगर अर्थ अपनी स्पीड 17 टाइम्स कर ले एंगुलर वेलोसिटी को, या अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर की जगह 1.4 आवर हो जाए दिन और रात मिलके, तो बच्चों पक्की बात है अगर ऐसा होगा तो इक्वेटर पे बैठे हुए लोग उड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसे कहते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन, तो लोग उड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कॉपी इट। प्यारे बच्चों देखो ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की थ्योरी को आपने समझा। आओ इन पे हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसमें हम 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव करेंगे। फर्स्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के, और सेकंड करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो आओ बच्चों इसका फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जेक्टिव्स। वो ये कहता है two spheres of mass m1 and m2 are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be, option है F, F by 3, F by 9, 3F.
तो बच्चों आपको बेवकूफ नहीं बनना। ये कह रहा है कि पहले फोर्स एयर में एफ है, किसी मीडियम में डाल दिया तो नया फोर्स। तो मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए बच्चों ये एफ आंसर है इसका। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है पर ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा एफ ओनली। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसके स्टेटमेंट से पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने क्या बताया था, G m1m2/r² होता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वो कह रहा है मेरे पास दो स्फीयर हैं और जो आपस में टच कर रहे हैं और स्फीयर आइडेंटिकल रेडियस के हैं, टच कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के, r² के, r4 के, ऐसे। आओ बच्चों मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं क्या कहता है वो। टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस कैपिटल आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, और ये रेडियस की टर्म में आंसर दिए हैं। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब स्फीयर टच करते हैं ना, फॉर्मूला हो जाएगा G m1m2 में बीच का डिस्टेंस 2r हो गया, 2r का स्क्वायर। जो m1 फर्स्ट बॉडी का मास है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो ऐसे, और फर्स्ट वाली का वॉल्यूम 4/3πr³ इंटू दूसरे का डेंसिटी इंटू 4/3πr³। तो बच्चों r³ क्या हो गया 6, r4 से कट गया तो r4 आंसर है। कितना इंटरेस्टिंग है, लोग 1/r² करेंगे। आप बोलना जब वो टच कर रहे हैं तो मास को भी अब रेडियस टर्म में रख सकते हैं। इस केस में जब मास को रेडियस टर्म में रखें, आइडेंटिकल है तो d सेम हो गया, और डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और किसी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है इंटू डेंसिटी ऐसी, तो r³ और r³ r6, r6/r², r4 आंसर हो जाएगा। तो f प्रोपोर्शनल टू r4 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, कॉपी। प्यारे बच्चों, अब जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है, मैं प्रॉब्लम को डायरेक्ट आपको एनालाइज करवाता हूं। वो कहता है मेरे पास 3 मासेस हैं m m m, तो जो सेंटर पे यहाँ सेंटर का मतलब इन दोनों के बीच में जो मास m रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो आपको बताना है। बच्चों यह है मामला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। उसका मतलब होता है एक ही मास पर जितने भी मासेस होते हैं सबका इंडिविजुअल फोर्स लगता है। कहना अच्छा सर ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये मास जो रखा हुआ है -a0 पर, वो 2a,0 पर रखा हुआ है। तो भाई साहब आपके पास डिस्टेंस भी आ गया, आपके पास मास भी आ गया, तो मास्टर फॉर्मूला तो हम जानते हैं G m1m2/r², तो उससे आंसर आ जाना चाहिए। तो बच्चों पहले हम एक काम करते हैं, फोर्स ड्यू टू बी, a पे कितना फोर्स लगाएगा वो देखते हैं। तो b और a का डिस्टेंस a हो गया, ये -a मत लगाओ, बस डिस्टेंस a हो गया, और दोनों मास सेम है, तो G m1m2 की जगह m²/a² हो गया। तो पहला काम तो आपका यहां से बच्चों फिनिश हो गया। क्लियर। अब सेकंड पे आ जाओ, फोर्स ड्यू टू सी की वजह से इस पे कितना मास लगेगा, पर ये जो डिस्टेंस है बीच का गैप है वो 2a हो गया, तो gm²/2a का स्क्वायर 4a² हो गया। बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा तो फोर्स कम होगा, तो मतलब ये वाला फोर्स कम है, ये फोर्स ज्यादा है, तो इससे इसको माइनस कर दो क्योंकि दोनों अपोजिट है। इस m मास को ये वाला इधर पुल करेगा, वो वाला उधर पुल करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, इसलिए बच्चों दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। जब उस वाले से इसको माइनस करोगे तो बच्चों ये आपके पास आंसर बच जाएगा। तो नेट फोर्स इस वाले मास पे जो नेट फोर्स आएगा वो ये आएगा बच्चों। क्लियर, कॉपी इट। प्यारे बच्चे जो प्रॉब्लम अब हम कर रहे हैं इसका स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है एज यूजुअल, आओ इसे भी एनालाइज करते हैं। ये कह रहा है दो मासेस m और m 2a डिस्टेंस पर है, और एक m नोट मास l डिस्टेंस पर है, ये l डिस्टेंस पर है, तो इस m नोट पे फोर्स बताइए। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है। इस m नोट को ये वाला m बोलेगा आजा मेरे पास, इसलिए मैंने इसका f बनाया। ये m बोलेगा आजा मेरे पास, इसलिए इसका मैंने f बनाया। दोनों ही इसको पुल करेंगे। बच्चों ये थीटा एंगल है, तो एक कंपोनेंट f cos थीटा होगा, एक कंपोनेंट f sin थीटा होगा। इसका भी f cos और f sin होगा। साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, पर दोनों f cos थीटा ऐड हो जाएंगे। इस m नोट पे इन दोनों मास की वजह से फोर्स नेट 2f cos थीटा आ जाएगा। अब बच्चों ये f क्या है? अरे बच्चे f इन दोनों मास के बीच का फोर्स है या इन दोनों मास के बीच का फोर्स है, तो हमें भगवान से ये डिस्टेंस भी मांगना पड़ेगा। ये a है, ये l है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √L² + a² ये डायगोनल बन जाएगा। तो बच्चों 2G m0/r², r² कर रहा है इसलिए रूट हट गया। यहां रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्क्वायर में रूट हट जाता है, वो हट गया। और cos थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जहां थीटा होता है तो इसको बेस कहते हैं, तो L और हाइपोटेन्यूज ये रहा बच्चों, ये यहां डाल दिया, तो दिस इज द आंसर। अब इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, नीचे और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हो आप ये। तो बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता था इस m नोट पे कहना आजा मेरे पास, आजा मेरे पास,
तो नेट फोर्स 2F cos थीटा हो गया, और उसमें F इन दोनों मास का फोर्स पुट किया, cos थीटा बेस अपॉन हिपोटेन्यूज, तो ये आंसर आपका बन गया। क्लियर बच्चों, कॉपी इट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स पर हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसके स्टेटमेंट से पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों इस केस में आपको 3 स्फीयर दिए हुए थे। अब स्फीयर का मतलब 3 मासेस दिए हुए हैं और आइडेंटिकल मासेस हैं mm। तो बोलता है किसी एक स्फीयर पे, जैसे ऊपर वाले पे इन 2 की वजह से कितना फोर्स होगा, या इस वाले पे इन दोनों की वजह से कितना होगा, किसी एक स्फीयर पे बाकी 2 की वजह से कितना फोर्स होगा। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्लियर, तो उसने बोला क्या है कि किसी एक स्फीयर पे बाकी 2 की वजह से फोर्स। बच्चों 2 मासेस में फोर्स होता है Gm1m2/r²। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने इस स्फीयर को छोड़ दिया। मैंने कहा इस स्फीयर पे फोर्स निकालो, इधर अट्रैक्शन होगा। इस स्फीयर ने इस स्फीयर पे इधर अट्रैक्शन लगाया, और ये मान लो फोर्स F है तो ये भी F होगा, क्योंकि स्फीयर आइडेंटिकल है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। अगर m1m2 सेम है, डिस्टेंस बीच का 2r, सेंटर का 2r, ये भी 2r, वो भी सेम है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल फोर्स मान ली F। और प्यारे बच्चों ये आइडेंटिकल स्फीयर में ये एंगल हमेशा 60 का बनेगा। अगर ये 60 का बनेगा तो बच्चों नेट फोर्स हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। तो f² + f² 2f² cos 60, तो f डैश √3f आ गया। f इज द फोर्स बिटवीन 2 स्फीयर्स, तो वो हो गया g, ये m और बीच में 2r का स्क्वायर, है ना। अच्छा क्वेश्चन। तो आप एक स्फीयर पे बाकी 2 की वजह से फोर्स निकालें और उनको ऐसे लिख के करें तो बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी इट। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बड़ा मास है, उसके 2 पीस कर दिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं 10 kg का मास है, तो अब 2 पीस कर दिए 2 kg और 8 kg, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख दीजिए। तो आपसे पूछेगा ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब हम 2 kg 8 kg का पीस करें, या 3 kg 7 kg, या 4 kg 6 kg, या 5 kg 5 kg। मतलब एक बड़े पीस के 2 पीस करके कहीं रख दें तो फोर्स मैक्सिमम कब फील होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे 10 kg के 2 पीस कर दो, या कैपिटल M के स्मॉल m और m-m कर दो, और इन्हें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखें तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या होती है बच्चों, ये पूछेगा आपसे। पहले मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूं, वो देखिए आप बच्चों। अ मास इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मासेस विल बी मैक्सिमम इफ स्मॉल m कितना होगा, ये पूछा है बच्चों। तुम्हें एक बात बताता हूं यार, ये 10 kg है ना, तो मान लेते हैं हमने पीस कर दिया 2 kg, और यहां 8 kg, यहां कर दिया 3 kg, और ये कर दिया 7 kg। फिर आपने उसके बाद किया 4 kg और 6 kg, और एक आपने कर दिया 5 kg और 5 kg। तो बच्चों जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल होगा, F m1 m2। अगर प्रोडक्ट ऑफ मासेस ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर दोनों m1 m2 पागल हो जाएंगे तो फोर्स भी पागल हो जाएगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा किसमें, वो आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों। 2 8 जा 16, 3 7 जा 21, 4 6 जा 24, 5 5 जा 25। मैक्सिमम प्रोडक्ट जब हाफ हाफ करते हैं तो 10 kg का हाफ हाफ, तो कैपिटल M के 2 पीस कर दो m/2 तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा बच्चों। मैंने कैसे किया, एक तो तरीका ये होगा लॉजिकल बात, ये तो हो गया लॉजिकल मेथड। दूसरे ट्रिकी मेथड क्या, ये तो हो गया लॉजिकल मतलब ट्रिकी मेथड। दूसरी इसका एक्सप्रेशन देखिए बच्चों, F हो गया, एक M है एक m-m है, तो मैंने F = Gm1m2/r² कर दिया। मैक्सिमम फोर्स के लिए मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा दीजिए, चाहे मेरा वीडियो देखिए आप इसके लिए। तो हमने dF/dm निकाला, वो बच्चों जब इक्वल टू 0 पुट किया, ये कंडीशन होती है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की, ये 0 पुट किया, F की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों देखो ये वाला G 0 में चला जाएगा, ये वाला G अपने आप ही, r² भी 0 में, और छोटे m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, छोटे m का 1 बड़ा m रह जाएगा, माइनस आपके पास माइनस यहां आ जाएगा बच्चों m² का 2m = 0, m/2 आ गया। दिस इज द आंसर। तो भाड़ में जाए कहना यार 10 किलो का है ना, 5-5 किलो कर दे, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, खत्म। इज इट क्लियर बच्चों, कॉपी। प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ना बच्चों, उस तरह की हम 3 प्रॉब्लम एक साथ करेंगे, ठीक है। पर प्रॉब्लम करने से पहले उनको मैं पूरा विजुलाइज करवाता हूं कैसे। बच्चों एक सर्किल में 2 पार्टिकल रिवॉल्व हो रहे हैं, एक सर्किल में 3 पार्टिकल और एक सर्किल में 4 पार्टिकल रिवॉल्व हो रहे हैं। ये आपस में जब रिवॉल्व हो रहे हैं तो ये म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हो रहे हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो इन्हें रिवॉल्व करवाता है। बच्चों तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मैं, आप बात को नोट करो। जैसे मून के अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व हो रहा है, तो मून में ना ड्राइवर है ना पेट्रोल है, फिर भी क्यों रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे सेंटीपिटल फोर्स देगा।
क्लियर। प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है बिना पेट्रोल डीजल के, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में एक कूलम्बिक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो mv²r देगा। mv²r खुद कोई फोर्स नहीं होता, कहीं ना कहीं से मिलता है। स्ट्रिंग पे पत्थर बांध दो, पत्थर ऐसे घुमाओ, तो जो टेंशन होती है वो mv²r देगा। ऐसे बच्चों इन तीनों प्रॉब्लम में क्या होगा, जब ये दो पार्टिकल आपस में म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल रिवॉल्व होंगे, तो इनके घूमने की स्पीड पूछेगा आपसे। तो उसके लिए एक ही अप्रोच है। बोला कौन सी अप्रोच है, आप क्या करेंगे, फोर्स ऑन सिंगल पार्टिकल, क्या बोला, देखो फोर्स ऑन सिंगल पार्टिकल इक्वल टू mv²r, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स करना है आपको। बस ये याद कर लो। क्या, जैसे मैं बता रहा हूं ये दो पार्टिकल है, तो किसी एक पे दूसरे का फोर्स निकाल लो, Gm1m2/r² इक्वल टू mv²r। जैसे ये 3 है, तो किसी एक पे बाकी दो की वजह से फोर्स निकाल लो, और बाकी दो की वजह से जो फोर्स आएगा उसको mv²r, ऐसे इसमें करना है। और जब दो फोर्स थीटा एंगल पर होते हैं, तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज करते हैं, f इक्वल टू रूट f1² f2² 2f1 f2 cos थीटा। इसका यूज करा, जैसे ट्रायंगल में ऐसे होगा, बीच में एंगल 60, तो ये ff ऐसे यूज करेंगे। इन सब बातों को लेकर हम बच्चों प्रॉब्लम करेंगे। तो अब हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पहले 2 पार्टिकल वाला, जैसे ही समझ आएगा हम 3 पार्टिकल करेंगे। भूलना नहीं है, किसी एक पर फोर्स निकाल के mv²r करना है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वही इसे सेंटीमीटर फोर्स देगा बच्चों। क्लियर, कॉपी इट। तो आओ बच्चों, ये रिवॉल्विंग वाले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 पार्टिकल को लेके करना है। स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को बता देता हूं कि ये 2 पार्टिकल है जो m मास के हैं बच्चों। ये भी m मास का और ये भी m मास का है, m मास का है, और ये म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से रिवॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों इसके घूमने का स्पीड पूछा है। तो आओ बच्चों पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कहता है वो। 2 पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। बच्चों ये पार्टिकल में क्या, इस पार्टिकल के पास ना ड्राइवर है ना पेट्रोल है, फिर भी घूम रहे हैं, क्योंकि इनका जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है इट विल प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स। तो आप यहां कह सकते हो फंडा ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चों, इक्वल टू वो प्रोवाइड करेगा सेंटीमीटर फोर्स, ये करा हुआ। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ये ना, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो है ये प्रोवाइड कर रहा है आपको एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कहना चाहता था मैं इसमें। अब बच्चों क्या होगा, Gm1m2/4r² हो गया, 2r का स्क्वायर r 2r का स्क्वायर। इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, Gm1m2/2r का स्क्वायर इक्वल टू mv²r। तो बच्चों ये सब कट जाएगा, तो v इक्वल टू रूट Gm/4r आ जाएगा। तो आपके अगला जो प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें 2 की जगह 3 पार्टिकल होंगे, और तीनों पार्टिकल में ऑब्वियस है डिस्टेंस सेम होगा, तभी उनकी सेम स्पीड होगी, याद रखना। अगर उसके अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें 4 पार्टिकल होंगे, तो 2 पार्टिकल में क्या करा मैंने, किसी एक पार्टिकल पे फोर्स निकाला, जैसे इस m पे इस m का फोर्स निकाला और mv²r कर दिया। जब 3 पार्टिकल होंगे तो किसी एक पे फोर्स निकाल के वापस mv²r करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कीजिए। देखो बच्चों 2 पार्टिकल वाला क्वेश्चन तो आपने देख लिया, अब हम 3 पार्टिकल्स वाला करके देखते हैं। स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। वो कहता है मैं 1, 2 और 3 पार्टिकल्स हैं जो v स्पीड से रिवॉल्व हो रहे हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स से। तो इनके घूमने का स्पीड कितना होगा बच्चों। मैंने कहा था जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, उनमें एक पार्टिकल पे नेट फोर्स निकाल के इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स कर देना। आओ बच्चों पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कहता है। वो कह रहा है 3 पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज शोन इन फिगर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या करना है इस केस में, इस पार्टिकल पर इन दोनों पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालना है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स नेट आएगा वही इसको mv²r देगा। तो बच्चों देखो, जब ये घूमेंगे आपस में तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। जो a डिस्टेंस का, ये a डिस्टेंस गिवन था, पर हमें सेंटीमीटर फोर्स के लिए रेडियस चाहिए होगा। तो पहले हम साइड में r कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये r है, ये टोटल 60, तो अंदर 30 का एंगल हो गया। तो बच्चों आप कह सकते हो इस केस में r cos 30 इक्वल टू a/2, cos 30 √3/2, तो r हो गया a/√3। तो ये डिस्टेंस तो आपके पास आ गया। अब बच्चों इस पार्टिकल पे नेट फोर्स निकाल दो। नेट फोर्स जब आप निकालेंगे बच्चों, तो F और F और 60 का एंगल है इक्विलेटर पे, किसी एक पार्टिकल, चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो। मैंने इस पे निकाला, ये F है ये F है, तो मैंने लगा दिया a² + b² 2ab cos थीटा, f² + f² 2f² cos 60। ये जो नेट फोर्स इस पे लगा वो mv²r प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों cos 60 हाफ होता है, तो 2 से 2 कटा तो 3f² हो गया। अब बच्चों ये √3 Gmm/a² हो गया इक्वल टू mv²a/√3। ये a/√3 हम यहां से लेके आए हैं बच्चों, यहां रख दिया इसको। जैसे ही रखा तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया। तो मैंने कहानी क्या मोड़ लेती है, कहानी मोड़ लेती है कि हमने एक पार्टिकल पे इन दोनों पार्टिकल से नेट फोर्स निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट विल प्रोवाइड mv²r। और r निकालने के लिए r cos 30 वो हाफ डिस्टेंस a/2, तो r a की टर्म में ले लिया, क्योंकि r जो बच्चों है ना वो अननोन क्वांटिटी है और एक नॉन क्वांटिटी है, तो अननोन को नॉन में लेना होता है, इसलिए r को एक ही टर्म में निकाला, यहां पुट किया, तो बच्चों आपका आंसर आ गया। क्लियर, कॉपी इट।
प्यारे बच्चों, अब जो प्रॉब्लम है वो 4 पार्टिकल की है। देख बच्चे, 2 पार्टिकल कर लिया, 3 पार्टिकल, अब 4 पार्टिकल, 1 2 3 और 4 चारों सेम स्पीड से रिवॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों ईच पार्टिकल का स्पीड बताना है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये रेडियस आर है, तो इस 1 नंबर पार्टिकल पे, जो नंबर 1 मैंने लिखा है बच्चों, इस पे इन तीनों पार्टिकल की वजह से नेट फोर्स निकाल लो। मैंने कहा था किसी एक पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है वही बच्चों mv²/r होता है, वही mv²/r होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इस वाले चीज को यहां मिलाया, क्योंकि अट्रैक्शन ऐसे होगा, इसका अट्रैक्शन ऐसे होगा, और एक ये। तो मान लेते हैं बच्चों ये जो फोर्स है वो F लगेगा, ये फोर्स F, जितना डिस्टेंस ये उतना ये R है, ये R है, तो ये डिस्टेंस हो गया √2r, तो इधर भी √2r। तो बच्चों इसलिए दोनों तरफ FF लिख दो, और इस वाले मास को ये भी अट्रैक्ट करेगा बच्चों। तो ये जो अट्रैक्शन आएगा बच्चों, ये F'। तीनों का एरो नीचे क्यों बनाया, क्योंकि इस मास को इसने इधर अट्रैक्ट किया, उसने उधर अट्रैक्ट किया, और इसने इधर किया। अब बच्चों ये जो दो F है, इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ये जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आप जरा दिमाग लगाओ, ये 90 45 45, तो 90 का बनेगा। अगर 90 का बनेगा तो बच्चों f² प्लस 2f² cos 90 जीरो होता है, तो सिर्फ f² प्लस f² बच जाएगा, जो √2f बनेगा। वापिस देख लो, तुम्हें मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिएगा आप। मैंने बोला रूट में ये तो लिखोगे आप f² प्लस बच्चों बोलो 2f² cos 90, तो ये cos 90 तो जीरो हो गया, ये टर्म गायब, तो ये 2f² का √2f हो गया। तो मतलब इस पार्टिकल पे, इन दोनों पार्टिकल का जो फोर्स है √2f आएगा, और इस वाले मास का f' मान लिया मैंने, इक्वल टू ये सारा फोर्स जो मिलके mv²/r, ये f इज द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल, ये r तो पाइथागोरस से √2r हो गया, तो gmm/√2r का स्क्वायर, √2 ऐसे रहेगा, प्लस f' के लिए इन दोनों का फोर्स, तो ये r और r 2r डिस्टेंस है, अगर ये 2r है तो gmm/2r का स्क्वायर इक्वल टू mv²/r। अब बच्चों √2 का स्क्वायर, और √2 से √2 कट गया तो सिर्फ gm²/ये बच गया, और ये gm²/4r² हो गया, 4r² हो गया, 2r का स्क्वायर 4r², mv²/r, ये r भी कॉमन आके कटेगा, gm²/r² कॉमन ले लो, ये बचेगा, इस r से r कटेगा, v आ जाएगा आपके पास ये वाला। तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन था बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई? तो 2 पार्टिकल रिवॉल्व होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, सब में एक ही फंडा लगना है बच्चों, क्लियर? कि वी नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल के mv²/r कर देना, आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ब्यूटीफुल थे, कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पे हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन पर बेस्ड अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। बच्चों मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा है, कौन कौन से फैक्टर जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं, तो बोलो 4 इफेक्ट थे, हाइट, डेप्थ, शेप और रोटेशन। तो इन्हीं पर क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। हाइट के लिए फॉर्मूला ये बताया था, g' = g 1 + h/r की -2, नीचे से ऊपर ले आए थे। अगर हाइट बहुत कम हो, जैसे अर्थ के काफी पास में हम हो, तो ये -2 को अंदर ले लेते हैं बायनोमियल से, तो g' = g1 - 2h/r। ये हाइट के लिए, अर्थ के बाहर के लिए फॉर्मूला था। अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, g' = g1 - x/r, ये x ऊपर से डेप्थ कहलाती है। तो ये फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। अब बच्चों एक बात देखना, अगर आप अर्थ के ऊपर 2 मीटर जाओगे, अर्थ के अंदर 2 मीटर जाओगे, तो दोनों केस में ग्रेविटी कम तो होगी, पर कम होने का रेट अलग अलग होगा। अगर 2 मीटर ऊपर जाओगे तो अलग तरह से ग्रेविटी कम होगी, मान लो 5% कम हुई, नीचे जाओगे तो पता लगा 2% कम हुई। मतलब सेम हाइट पे और सेम डेप्थ पे जाएंगे, ग्रेविटी चेंज सेम नहीं होता। तो इन पर बेस्ड बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आओ बच्चों, ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो यही है कि अपन हाइट और डेप्थ के अंदर क्या रिलेशन होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज सेम हो। मेरी बात समझ यार, मैं ऊपर जाता हूं और मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5% कम होती है किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो कितनी डेप्थ पे जाऊं कि 5% ही कम हो, ये कहना चाहता है। तो आओ बच्चों इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द चार्ज in value of g at a height small h above the surface of earth is same as at a depth x below it, where x and h is small, the relation between x and h। देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये था, हाइट और डेप्थ के साथ g में चेंज सेम हो, तो g आउट और g इन सेम होना चाहिए। अगर हाइट बहुत कम है तो g आउट का फॉर्मूला g1 - 2h/r ही लगेगा। कहना जी सर, और डेप्थ का लगेगा g1 - x/r, ये सब कट गया तो x = 2h। प्यारे बच्चे, अगर तू ऊपर 5 मीटर जाता है तो 5 × 2 = 10 मीटर नीचे जाएगा तो जी में चेंज सेम आएगा। ये था ऑब्जेक्टिव बच्चों, कॉपी इट। बच्चों अब इस टाइप का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसके स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। क्या हुआ बच्चों, आप एक चीज को ध्यान रखना, जो अर्थ होती है ना
इसकी सरफेस पे ग्रेविटी मान लो जी है, तो अगर आप हाइट इंक्रीज करेंगे तो बच्चों ग्रेविटी कम हो जाएगी, और ग्रेविटी कम होने से बच्चों आपका वेट भी कम हो जाएगा। मान लो अर्थ पे आपका वेट 100 न्यूटन है, तो ऊपर जाओगे तो 100 से कम ही हो जाएगा, क्योंकि वेट होता है mg। तो आओ बच्चों इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, वेट को लेके क्या पूछा है इसने। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट वेट 72 न्यूटन ऑन अर्थ, इट्स वेट एट ए हाइट r/2 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अच्छा, वो कह रहा है 72 न्यूटन अर्थ की सरफेस पे किसी बंदे का वेट है, वेट मैंने mg होता है बच्चों, 72 न्यूटन। अब वो अर्थ की सरफेस से r/2 ऊपर चला गया, r/2 ऊपर चला गया तो बच्चों ग्रेविटी चेंज हो जाएगी और वो g डैश बन जाएगी। तो हमें ये g डैश कैलकुलेट करनी है, तो हमें हाइट वाला फार्मूला लगाना होगा, ये जो मैंने बताया था आपको। इस फार्मूले को लगाएंगे ना आप, g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर। तो h की जगह r/2 पुट कर दो, ये वाला r/2। ये पुट किया, ये रेडियस ऑफ अर्थ को लेके बच्चों r ही, तो r/2 पुट किया तो ग्रेविटी 4g/9। तो बच्चों अगर सरफेस पे ग्रेविटी g है तो इस हाइट पे ग्रेविटी 4g/9 है, तो वेट भी तो 4/9 mg हो गया, तो वेट m 4g/9 हो गया। और mg का हम जानते हैं 72 है, वो यहां पुट किया mg की वैल्यू, तो बच्चों 32 न्यूटन। तो अर्थ की सरफेस पे जो बंदे का वेट 72 न्यूटन है, अगर वो r/2 हाइट पे जाता तो वेट 32 न्यूटन रह जाएगा। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन था बच्चों, बस ग्रेविटी चेंज देखना था इसमें आपको। कॉपी इट। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अपन अब कर रहे हैं, इसके स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को बता देता हूं क्या है। बच्चों मैंने कहा था हाइट के साथ ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। मान लो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी जी है, तो कह रहा है किस हाइट पर ग्रेविटी 36% कम हो जाएगी। अगर 36% कम हो जाएगी तो रहेगी कितनी, 100 माइनस 36 64%। तो किस हाइट पे 64% रह जाएगी, ये प्रॉब्लम पूछा है। तो आओ बच्चों हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। द हाइट एट विच एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। अब बच्चों देखो 36% कम होगी तो 100 से 36 को माइनस करो, और है कितनी की 64। ये फॉर्मूला मैंने लगाया बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला था हाइट वाला। अब है कितनी गई 64%, तो 64/100 जी से जी गया बच्चों। अब इसको 8 से कट कर दिया मैंने, 4 से कट कर दिया, 4 से कट किया तो 4 से 16/25 ये आ गया, टेकिंग रूट बोथ साइड। यहां रूट लिया बच्चों तो ये स्क्वायर हट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 25 इधर ले गए, तो रूट लिया तो ये हो गया 5 और इसका 4 हो गया, मतलब 4/5। और इसका बेसिकली क्या है कि हमने जब टेकिंग रूट बोथ साइड किया तो ऐसे समझिए, ये तो हो गया 4/5, 16 का रूट 4, 25 का 5, और ये हो गया 1 प्लस h/r। अब बच्चों मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया, इससे h/4 आ गया। तो मतलब इस हाइट पर अगर आप जाएंगे तो ग्रेविटी कम होके 36% कम होके 64% रह जाएगी, अगर रेडियस ऑफ अर्थ से 1/4 हाइट पे जाएंगे सरफेस से। ये पूछा था इसमें, क्लियर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मॉडल क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिसिटर सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।